नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द बुक टॉक्स में। मेरा नाम है कन्हैया और आज हम बात करने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में। एंग्लो नॉर्मन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है 1066 एडी में और कब तक चलता है? 1340 तक। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सा आता है? 1340 से लेकर 1400 तक, एज ऑफ चौसर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज हमारा मेन मुद्दा रहने वाला है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा इवेंट कौन सा था? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में क्या हुआ था? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में क्या हुआ था कि पहले तो चलो आपको एक स्टोरी बताता हूं पूरी, जिससे आपको सही से समझ आएगा। तो एक किंग था। कौन? किंग एडवर्ड दी कन्फेसर। किंग एडवर्ड दी कन्फेसर, तो ये था ब्रिटेन का किंग। अब इसका क्या हुआ ना कि कोई हेयर नहीं था, कोई संतान नहीं थी इसकी। तो उस टाइम क्या होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो अब इसका कोई हेयर है नहीं, तो इसने क्या करा? हेराल्ड को अपना हेयर बना लिया। तो अब एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ के बाद ब्रिटेन के थ्रोन पे आता है हेराल्ड। ठीक है, और अब क्या होता है ना कि एक दूसरा शख्स है, हेरोल्ड। हेरोल्ड हेरोल्ड कौन था? ये था किंग एडवर्ड द कन्फेसर की वाइफ का ब्रदर, मतलब एडवर्ड द कन्फेसर का साला। तो ये क्या करता है कि हेराल्ड पे अटैक करता है और हेराल्ड को हरा के खुद बन जाता है किंग ऑफ ब्रिटेन। तो अब ये बात है ना, किसको पसंद नहीं आती है? फ्रांस में एक जगह है नॉर्मेंडी। ठीक है, फ्रांस में एक जगह है नॉर्मेंडी। तो यहाँ का एक कौन है? ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी है। कौन? यहाँ का एक ड्यूक है, विलियम। तो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी ये क्या करता है? हेरोल्ड पे अटैक करता है। और इस टाइम पे क्या है ना कि ये बहुत एजेड है, मतलब ओल्ड एज में है अपनी विलियम, फिर भी युद्ध करता है हेरोल्ड से। और अब हेरोल्ड कौन है? इस टाइम पे है ब्रिटेन का रूलर। ठीक है, तो और ये कौन है? नॉर्मेंडी कहाँ है? फ्रांस में है ना। तो विलियम कौन है? ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, जो कहाँ है? फ्रांस में। तो अब ये अपनी आर्मी लेके पहुंचता है ब्रिटेन और अटैक करता है हेरोल्ड पे। ठीक है, लेकिन याद रखना, ब्रिटेन की आर्मी एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद कभी भी कमजोर नहीं रही है। ठीक है, तो ब्रिटेन के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। और फिर से अगर उस फैक्ट की हम बात करें कि जो विलियम है ये अपनी ओल्ड एज में है। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो अब ये लोग मिलते हैं हेस्टिंग्स नाम की एक जगह पे, और इसीलिए इसको बोला जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। तो यहाँ ये लोग फाइट करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है ना फाइट में कि जो विलियम है, विलियम विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, ठीक है, तो विलियम को ऐसा लगता है कि यार अब तो हम हार जाएंगे। तो ये क्या, एक ट्रिक करता है, ट्रिक। ठीक है, क्या ट्रिक चलता है ये अपनी आर्मी को बोलता है कि सेलिब्रेट करो कि हम जीत गए। ठीक है,
ये लोग क्या है, ढोल नगाड़े पीटने लगते हैं एकदम कि हाँ जीत गए वैसा वाला। तो अब है ना, हेरोल्ड की आर्मी को लगता है कि हमारा किंग तो मर गया, है ना। तो जैसे ही वो लोग है ना सेलिब्रेट करने लगते हैं कि हमने हेरोल्ड को मार दिया, और हेरोल्ड तो जिंदा है अभी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि वहाँ माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो वहाँ पे जाता है ऊपर हाइट पे, और अपना आर्मर निकालता है ना, और बोलता है कि देखो मैं जिंदा हूँ और मैं ही हेरोल्ड हूँ, ठीक है। तो तब तक क्या करता है ना कि विलियम है, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, इसकी जो आर्मी है इसमें बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कुशल, बहुत इक्विप्ड कौन है, आर्चर्स, तीरंदाज, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि तीर से निशाना साधते हैं हेरोल्ड पे, और हेरोल्ड की आंख में तीर लगती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जिसमें विक्ट्री किसको मिलती है, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, है ना। तो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी इस बैटल में जीत जाता है और फिर बनता है मास्टर ऑफ इंग्लैंड या फिर किंग ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। अब इसको मिल गया ब्रिटिश थ्रोन, किसको, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, और ये कहां से था, फ्रांस से। तो अब एक बात और क्लियर होती है यहीं से, लेट मी इरेज इट। कौन सी बात क्लियर होती है इससे, कि ब्रिटेन पर अब रूल किसका है, एक ऐसा रूलर जो कहां से आया है, फ्रांस से। तो अगर फ्रेंच पीपल रूल करेंगे तब यहां कौन सी लैंग्वेज आएगी, फ्रेंच, ठीक है। तो अब ये टाइम होता है जब फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है, नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर बट ऑल्सो ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। तो अब क्या होता है कि जो पोइट्री थी, इंग्लिश पोइट्री, तो नॉर्मन कॉन्केस्ट के बाद क्या होता है कि डिसअपियर होने लगती है। क्या, पोइट्री। अब अगर पोइट्री लिखी जाएगी तो फ्रेंच में लिखी जाएगी या फिर लेटिन में, तो ही लैंग्वेज यहाँ पे काम कर रही है इस टाइम। तो अब यहाँ पे किस टाइप का लिटरेचर मिलता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और आइए डिस्कस करते हैं एक एपिक के बारे में जो इस टाइम पे नॉर्मन्स के टाइम पे हमको मिलता है। तो ये था द सॉन्ग ऑफ रोलैंड। इसको पहले कंपेयर करते हैं हम बियोवुल्फ से, ठीक है, जो टेक्स्ट है एंग्लो सैक्सन पीरियड का, बियोवुल्फ, ठीक है। तो बियोवुल्फ में अगर आपको पता है, या फिर मैंने तो बताया है पिछले लेक्चर में, है ना, कि एक रूलर था काइल्ड नाम से, काइल्ड, है ना। तो उसकी डेथ कैसे हुई थी, पेट, या फिर वो बोलते थे वीर्ड, इसकी कॉल पे। तो क्या होता है कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एज ए वॉरियर मरा है वो, ठीक है, लेकिन वो किसी बैटल में लड़ते हुए नहीं मरा था। स्काइल्ड, स्काइल्ड की मृत्यु कैसे हुई, एक बोट के आगे इसको बांध दिया इसके लोगों ने और सी में भेज दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत इमोशनल इवेंट होता है कि जहाँ पे ये सारे लोग इमोशनल होते हैं और स्काइल्ड को भेज रहे होते हैं। और अब बात करते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के एक एपिक की, जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ रोलैंड। तो सॉन्ग ऑफ रोलैंड में क्या होता है ना कि रोलैंड नाम का एक वॉरियर है, ठीक है। अब ये है ना, ये है हीरो इस स्टोरी का, रोलैंड। जब रोलैंड की डेथ होती है, ठीक है, ये जब मरने वाला है, तब क्या होता है, एंजल्स आते हैं, है ना, और इसको रिसीव करते हैं, और ये एक तरीके से बहुत पीसफुल होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है,
एक चीज शुरू होती है, वो है अम्यूजमेंट। अब फ्रेंच जो लिटरेचर है वो किसके लिए था? अम्यूजमेंट के लिए। इसमें ज़्यादा हिस्टोरिकल नहीं बल्कि क्या है, अम्यूजमेंट के लिए लिटरेचर लिखा जा रहा था। ठीक है, याद रहेगा। तो बस इतना से एक आइडिया रहे कि दोनों लिटरेचर में क्या डिफरेंस है। कि जैसे एंग्लो सेक्सन टाइम के लिटरेचर की बात करें तो जैसे बियोवुल्फ था, यहाँ क्या था कि जब स्काइल्ड की डेथ होने वाली है तो लोग बहुत इमोशनल हैं, इमोशनल सीन है पूरा। लेकिन यहाँ क्या है, रोलैंड में बिल्कुल एंजल्स आते हैं, इसको विजिट करते हैं और इसको रिसीव करने आते हैं, और बहुत एकदम आप इमोशनल सीन नहीं देखोगे, बल्कि ऐसा ना बहुत बहुत पीसफुल की देखो कितनी लग्जरी मिल रही है, गॉड अपने एंजल्स को भेज रहे हैं इसको रिसीव करने के लिए, कितना ग्रेट वॉरियर है, कितना ग्रेट हीरो है हमारा। ठीक है, इस टाइप से। अब बात करते हैं इसकी लीजेंड्स ऑफ आर्थर, जिसके बारे में मैंने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। तो आइए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब है ना जोफ्रे, जोफ्रे ऑफ मॉनमथ, मॉनमथ, जोफ्रे ऑफ मॉनमथ, ये कौन था? एक वेल्च पर्सन था, वेल्च। ठीक है, वेल्च कौन होते थे? तो इसका लिंक है एंग्लो सेक्सन पीरियड से। तो जब अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, नॉर्थ सी, ठीक है, ये बीच में आ गया नॉर्थ सी, और यहां से ये लोग आ रहे हैं, कौन? एंगल्स, सेक्संस, जूट्स, एंगल्स, सेक्संस, जूट्स। तो अब इन लोगों के लिए है ना, ब्रिटेन के जो लोग हैं, जो सेल्ट्स जो रहते थे यहाँ पे, ये बिल्कुल स्ट्रेंजर्स है, बिल्कुल फॉरेनर्स हैं। तो ये जो एंगल, सेक्संस और जूट्स, ये क्या है कि ब्रिटिश जो लोग थे, जो सेल्ट्स थे, इनको बुलाते थे क्या? वेल्च। इन्होंने एक नाम दिया कि वेल्च। जैसे कि है ना कि आपको पता होगा कि जब मुगल आए थे इंडिया में, तब उन्होंने क्या करा था? पर्शियंस इंडिया में आए तो बीच में क्या थी, जैसे इंडिया अपना जो लैंड है और वो जब जहाँ से आए थे, तो यहाँ बीच में एक रिवर पड़ती है, इंडस, है ना, या फिर जिसको हम बोलते हैं सिंधु। और फिर क्या हुआ कि इनकी लैंग्वेज में स वर्ड नहीं था, तो इन्होंने हमको क्या बुलाना शुरू किया? हिंदू, है ना। तो जिस तरीके से पर्शियंस ने हमको नाम दिया था हिंदू, उसी तरीके से जब एंगल, सेक्संस और जूट्स ब्रिटेन में आए थे, तब उन्होंने वहाँ के नेटिव्स जो थे उनको क्या नाम दिया? वेल्च। याद रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स अगर आप याद रखेंगे तो इससे क्या है ना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, और एक मिनट, तो हम बात कर रहे थे जोफ्रे ऑफ मॉनमथ के बारे में। एक बार लिख देता हूं ताकि आपको पूरा नाम याद रहे इसका, जोफ्रे ऑफ मॉनमथ। ये क्या था? एक वेल्श पर्सन था जिसको नॉलेज था सेल्टिक लिटरेचर के बारे में, ठीक है, और सेल्टिक लेजेंड्स के बारे में, ठीक है। और अब क्या है कि ये एक मंक था। कौन था? एक मंक था। जोफ्रे ऑफ मॉनमथ एक मंक था। मंक कौन होता है? एक सेंट, एक संत, है ना। तो ये क्या था? एक मंक था। और अब इसको क्या है, एक तो सेल्टिक जो लेजेंड्स थी उसके बारे में नॉलेज था, है ना, और फिर इसको लैटिन लैंग्वेज आती थी। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि जब
जोफ्रे ऑफ मॉनमथ लिख रहा है, या फिर उससे भी पहले, अगर किसी चीज को अथॉरिटी मिलनी है, ठीक है, कि कोई लेजेंड हो गई, कोई स्टोरी हो गई, वो तब तक उसको अथॉरिटी नहीं मिलती जब तक वो लैटिन में नहीं लिखी जाती, है ना। लैटिन में लिख दी मतलब ये स्टोरी रिलेवेंट है, ये स्टोरी काम की है ना, और ये एक हिस्ट्री है, सच्ची है, उस तरीके से। तो अब इसने क्या काम करा, जोफ्रे ऑफ मॉनमथ ने लीजेंड्स ऑफ आर्थर लिखना चालू करा। किसमें लिखा ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये लीजेंड्स ऑफ आर्थर किसमें मेंशन करता है, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनी। तो ये एक इसकी बुक थी, किस नाम से, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनी, या फिर इंग्लिश में उसको बोले तो हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। और इसके अंदर ये मेंशन करता है किंग आर्थर को, और पहली बार ये बोलता है कि जो किंग आर्थर है ये कोई माइथोलॉजिकल फिगर नहीं है, बल्कि ये एक रियल हीरो है, ये रियल में एग्जिस्ट करता था, है ना। तो अब क्या करता है ये बोलता है कि ये एक वेल्श हीरो था, किंग आर्थर वेल्श हीरो, वेल्श जो लोग थे उनका नेटिव हीरो था। और प्रोबेबली दूसरे जो स्कॉलर्स हैं उनकी माने तो किंग आर्थर कौन था, कोई किंग नहीं था, बल्कि एक चीफ था वेल्श लोगों का, है ना, जो कब एग्जिस्ट करता था 500 एडी के अराउंड, है ना। और इसने क्या करा कि फाइट करा, किससे, जो इन्वेडर्स थे ब्रिटेन के, उनसे फाइट करा, ठीक है। तो ये एक चीफ था, चीफ ऑफ वेल्श पीपल, है ना। बट अब क्या होता है कि अगर ये एक रियल में बहुत बड़ा हीरो था, है ना, किंग आर्थर ग्रेटेस्ट हीरो माना जाता है उस टाइम का, है ना। अगर ये इतना बड़ा हीरो था और ये रियल में हिस्टोरिकल फिगर है, तो फिर इसका कहीं ना कहीं तो मेंशन होना चाहिए, कोई तो बोले ना कि यार ये एग्जिस्ट करता था, कोई हिस्टोरियन है उस टाइम का, वो तो बता देना कि यार हाँ हमने देखा है किंग आर्थर था हमारे टाइम पे। क्योंकि इसके अराउंड लाइक है ना 40-50 साल बाद ही एक गिल्डास नाम के हिस्टोरियन हुए, है ना। तो उन्होंने अपनी क्रॉनिकल के अंदर इनका कहीं भी मेंशन नहीं किया, उन्होंने क्रॉनिकल बनाई थी जिसके बारे में मतलब वो उसमें बात करते हैं ब्रिटेन के जो किंग्स थे, ब्रिटेन के जो रूलर्स, या फिर जो जितने भी ग्रेट फिगर्स थे उनके बारे में, लेकिन इसके अंदर किंग आर्थर का कोई मेंशन नहीं है ना। और फिर एंग्लो सेक्सन पीरियड में हमने बात करी थी बीड की, वेनरेबल बीड, है ना। तो वो एंग्लो सेक्सन पीरियड के सबसे बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने पूरे यूरोप का जो जितना भी नॉलेज है वो एक्वायर कर लिया था उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने भी कहीं पे किंग आर्थर की बात नहीं करी। और शायद इसलिए भी कि उन्होंने शायद सुन रखा हो कि ये एक माइथोलॉजी भी है ना, तो ये एक मिथिकल फिगर है। तो इतना बड़ा कोई स्कॉलर है वो ऐसे किसी मिथिकल फिगर को हिस्टोरिकल फिगर तो नहीं मानेगा, है ना, क्योंकि उसके पास जब तक पूरे फैक्ट्स नहीं है वो बात नहीं करेगा। और ऐसे ही एक और पर्सन है हमारे पास, विलियम ऑफ माल्मसबरी, विलियम ऑफ माल्मसबरी। तो इसने भी है ना एक क्रॉनिकल थी इसकी भी, है ना। इसकी क्रॉनिकल में भी इसने सिर्फ कितनी बात करी है ना, इसने बोला है कि हाँ चलो चलो मान लेते हैं कि किंग आर्थर था, किंग आर्थर एग्जिस्ट करता था, है ना। विलियम ऑफ माल्मसबरी बोलता है कि किंग आर्थर तो था, लेकिन क्या था, ऑफ माल्म्स, है ना। तो इसने बोला कि हाँ हम मानते हैं कि किंग आर्थर था, लेकिन दो फिगर थे, एक आर्थर तो था जो वेल्श लोगों का चीफ था, है ना, कोई किंग नहीं था ये। और एक
किंग जो आर्थर है, किंग आर्थर वो भी था, लेकिन इसमें रियल वाला कौन सा है? जो चीफ है वो तो है रियल, जो आर्थर है। लेकिन किंग आर्थर की जब बात आएगी तो ये एक सिर्फ मिथिकल फिगर था, ये सिर्फ लेजेंड्स में ही था, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना। और अब जोफ्रे ऑफ मॉनमथ बोलता है कि ये सारे लोग हैं, इन्होंने हिस्ट्री को सही से जाना ही नहीं, है ना। ये तुम लोग सेल्टिक लिटरेचर के बारे में, सेल्टिक हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हो, और इसीलिए तुमको नहीं पता है कि हमारा किंग था कौन, किंग आर्थर। उसके बारे में ये मेंशन करता है कौन, जोफ्रे ऑफ मॉनमथ। याद रहेगा इतना। तो अब शुरू होता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड का जो लिटरेचर है, उसमें आर्थर का मेंशन, है ना। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आर्थर, तो ये लोग क्या लिखते थे? आर्थुरियन रोमांसेस, आर्थुरियन रोमांसेस, ठीक है। इन लोगों ने शुरू किया आर्थुरियन रोमांसेस लिखना, क्योंकि फ्रेंच लिटरेचर में ना सबसे ज्यादा क्या चलता था? मेट्रिकल रोमांसेस। और इनकी क्वालिटी क्या थी? मेट्रिकल जो रोमांसेस थे उनमें क्या होता था, लाइक 3 सब्जेक्ट्स पे मेनली बात होती थी। 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से? पहला हो गया लव, इसमें लव होगा, है ना। फिर दूसरा क्या होगा इसमें? चिवलरी, है ना, मतलब ब्रेवरी, एकदम वॉरियर है कोई, उसके बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा होगा रिलीजन, है ना। तो अब हम बात करते हैं आर्थुरियन रोमांसेस के बारे में, ठीक है। तो पहले तो इसको इरेज कर देते हैं, है ना। समझ आ रहा है ना सब? अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और या फिर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कि अगर आपको कोई भी तरह की कोई समस्या है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी नए तरीके से, है ना, कि कोई सजेशन हो कि ये भी पढ़ाना चाहिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं आर्थुरियन रोमांसेस, है ना, आर्थुरियन रोमांसेस। तो अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने तरीके से आर्थर के अराउंड स्टोरीज बनाई, है ना। तो सबसे पहले है पोइट है एक, कौन? वेस, WACE, स्पेलिंग देख लो, WACE, वेस नाम से एक पोइट है। ये क्या ऐड करता है आर्थर के लेजेंड्स में? ये और ऐड करता है क्या? टेल ऑफ राउंड टेबल, टेल ऑफ राउंड टेबल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेल ऑफ राउंड टेबल किसने ऐड करा था आर्थुरियन लेजेंड्स में, तो किसका नाम लोगे? वेस, है ना। क्वेश्चन बनता है, नेट में भी बनता है और CUT में भी क्वेश्चन बन सकता है, संभावनाएं हर जगह है, तो आप इसको ध्यान में रखें, है ना। और अब बात करते हैं एक और आदमी की, कौन? ये पोइट है जिसको मतलब माना जाता है कि ये पोइट है, लेकिन कोई दूसरा भी हो सकता है ना, लेकिन इन्हीं को एट्रीब्यूट है ये। नाम है वोल्टर मैप, वोल्टर मैप करके एक पोइट थे, है ना। तो उन्होंने एक स्टोरीज की साइकिल शुरू की, जिसके अंदर वो पहली बार बात करते हैं किसकी? हेड और किसके कंसर्न में? होली ग्रेल। पहली बार हमको मेंशन मिलता है होली ग्रेल का यहाँ पे, है ना। तो होली ग्रेल क्या था? माना जाता है कि आपने सुना है शायद कि जब जीसस क्राइस्ट है ना, उनको क्रूसीफाई किया गया ना, बाइबल की बात है कि जीसस क्राइस्ट को जब
क्रूसीफाई किया गया, जब सूली पे चढ़ाया गया, तो उससे एक रात पहले क्या हुआ था? दी लास्ट सपर। सपर होता है जो इवनिंग मील होता है, जब इवनिंग में जो फूड लेते हो ना, डिनर जो है वो, तो वो है सपर। तो इन्होंने अपने जो जितने भी इनके फॉलोअर्स थे उनके साथ इन्होंने सपर किया वहां पे। और वहां पे लास्ट सपर में उन्होंने जिस कप से ड्रिंक किया था, है ना, जिस कप से जीसस क्राइस्ट ने ड्रिंक किया था लास्ट सपर में, उसको बोलते हैं दी होली ग्रेल, है ना। और फिर एक मेंशन और भी है होली ग्रेल का, कि ऐसा माना जाता है कि या फिर ऐसा कोई कंटेनर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का ब्लड उनके फॉलोअर्स ने प्रिजर्व करा था, है ना। क्योंकि इसका मेंशन हमको कहाँ मिलता है? अगर आप बात करेंगे किसकी, डॉक्टर फोस्टस, कौन, क्रिस्टोफर मार्लो, है ना, यूनिवर्सिटी विट्स, क्रिस्टोफर मार्लो, इनका एक प्ले है डॉक्टर फोस्टस। उसके अंदर है ना कि बात होती है कि जब डॉक्टर फोस्टस जब बात करता है जब होली ब्लड की, तो वहाँ बात होती है होली ग्रेल की, है ना। उस टाइम पे क्या मानोगे? ब्लड, है ना, होली ग्रेल मतलब क्राइस्ट का जो ब्लड जिस कंटेनर में प्रिजर्व करा था। लेकिन अभी आर्थुरियन लीजेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या मानेंगे इसको, कि कब, जिससे लास्ट सपर में जीसस क्राइस्ट ने ड्रिंक करा, है ना। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों के मतलब बदल जाते हैं ना, तो दोनों ही चीज़ें याद रखना। तो ये तो रहा होली ग्रेल, है ना। और किसने मेंशन करा था? वाल्टर मैप ने, है ना, वाल्टर मैप ने। तो ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आप अगर याद रखेंगे तो फ्यूचर में इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्जाम दो आप, ये चीज़ें आपको काम आएंगी, है ना। और अब हम बात करेंगे इस पे लिटरेचर के ही बारे में, है ना, और आर्थुरियन लीजेंड्स के ही बारे में। लेकिन एक चीज़ और थी, जब हम बात करते हैं ना मेट्रिकल रोमांसेस की, तो फ्रेंच के टाइम पे जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो लिखे गए थे, उनमें क्या होता था कि वहाँ पे मैजिक और मिरेकल, ये अगर नहीं है तो कोई भी रोमांस नहीं है ना। ये दोनों एलिमेंट भी होना जरूरी था उस टाइम। अब बात करते हैं इसकी किंग आर्थर की खुद की लाइफ के बारे में। किंग आर्थर, तो इनकी जो वाइफ है उनका नाम है आई वी ई, सॉरी हो जाती कंफ्यूजन कभी हो गया ना, एक मिनट। हम्म, आई, है ना, गिनेवेरे, है ना, ये कौन थी? किंग आर्थर की वाइफ। और ये जब आई किंग आर्थर के पास, तो उनके साथ कौन आए? 12 नाइट्स, 12 नाइट्स, जिनके बारे में अलग अलग इंस्टांसेस पे बात होती है ना। विलियम शेक्सपियर के प्लेज में भी एक बात होती है किसके बारे में? 12 नाइट्स के बारे में। तो वो भी जब शेक्सपियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो इन्हीं 12 नाइट्स की हम बात कर रहे होंगे उस टाइम। तो ये जो 12 नाइट्स है ना, उनकी अलग अलग क्वालिटीज थी सब में, है ना, जो क्रिश्चियनिटी को दर्शाती है। और मतलब एक तरीके से डाइडेक्टिक हो गया, लेकिन हाँ वही। अब बात करते हैं ना कि कौन क्वीन जब आई, आर्थर की जो क्वीन है कौन? गिनेवेरे, है ना। तो इनके साथ कौन आए? 12 नाइट्स। उनमें एक नाइट था लेंसलॉट। तो इस क्वीन को है ना, तो आर्थर जब लंबे समय तक बाहर रहता है ना,
कहीं जाता है जर्नी पे, तो अब क्या हुआ कि तब तक क्वीन को लव हो जाता है लैंसलॉट से, इस नाइट से, है ना। और ये बात जब आर्थर जब वापस आता है, लौटता है, तो उसको पता चलती है। तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में फाइट करते हैं, लैंसलॉट और किंग आर्थर। और ये मतलब कि 12 नाइट्स में से एक था, है ना। ये बहुत पावरफुल था, वॉरियर था ये भी। तो ये क्या करता है, किंग आर्थर को हरा देता है और उनको अधमरी हालत में छोड़ देता है ना। तो अब यहाँ मान लो कि अधमरी हालत में किंग कौन है, किंग आर्थर, है ना, पड़ा हुआ यहाँ पे, है ना। अब कौन आता है इस टाइम पे, लेंसलॉट मारता नहीं है किंग आर्थर, क्योंकि किंग है ना, उसका रिस्पेक्ट अभी भी है ना। तो लेंसलॉट क्वीन के साथ चला जाता है। तब आता है एक कौन, मॉडरेट, मॉडरेट MODRED, मॉडरेट। ये इसी की एक संतान है, इलीगल चाइल्ड है इसका, किंग आर्थर का। तो ये आता है और ये फिर मार देता है किंग आर्थर को। तो किंग आर्थर की डेथ हो जाती है ना। और एक पॉपुलर टेक्स्ट है, कौन, अभी बताता हूँ, एक मिनट, सब कुछ डिस्कस करें एक एक, है ना। ले मोटे डी आर्थर, ये एक टेक्स्ट है किसका, थॉमस मेलोरी, जिसके अंदर आर्थर की सारी जितने भी लेजेंड्स है उसके बारे में मेंशन मिलता है। ठीक है, ले मोटे डी आर्थर। और इस टेक्स्ट का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ले मोटे डी आर्थर का मीनिंग होता है डेथ ऑफ आर्थर। तो यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन भी बना था कि ले मोटे डी आर्थर का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है इसका मतलब, डेथ ऑफ आर्थर। और ये टेक्स्ट किसने लिखा था, थॉमस मेलोरी, याद रहेगा, थॉमस मेलोरी का ले मोटे डी आर्थर, डेथ ऑफ आर्थर। ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं पूरे जो लिटरेचर है, जो लिखा गया है एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, है ना। तो ये तो हमने बात कर ही ली, वेस एडेड द टेल ऑफ राउंड टेबल, वाल्टर मैप स्टार्टेड साइकिल ऑफ हेड एंड क्वेस्ट ऑफ होली ग्रेल, और सर थॉमस मेलोरी का मोर्टे डी आर्थर, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रहेगा आपको, नोट्स बना लेना और अच्छे से, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इस पे अलग अलग जो लिटरेचर थे इस टाइम के। तो इस टाइम के जो लिटरेचर था एंग्लो नॉर्मन पीरियड का, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, है ना। पहला कौन है, मैटर ऑफ रोम। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, मैटर ऑफ रोम में बात करते हैं इसकी कि ये जो लिटरेचर है, इस मैटर ऑफ रोम का जो लिटरेचर जितना भी है उसमें हमको क्या मिलता है, इट डेल्ट विद द फॉल ऑफ ट्रॉय इन वन पार्ट, मार्वेलस एडवेंचर्स ऑफ अलेक्जेंडर इन द अदर। तो ये बात करता है फॉल ऑफ ट्रॉय और एडवेंचर्स ऑफ अलेक्जेंडर, है ना। और इसमें जो एग्जाम्पल है फेमस वो क्या है, किंग एलिसोंडर और द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय तो वैसे ही क्लियर है कि अगर रोमन है ना, मैटर ऑफ रोम है, और अगर इसमें हम बात कर रहे हैं कि फॉल ऑफ ट्रॉय की, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय तो आना ही है इसमें, है ना। अब ऐसे ही एक है मैटर ऑफ फ्रांस, एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, मैटर ऑफ फ्रांस तो आएगा ही ना, क्योंकि अब फ्रेंच लोग रूल कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनका जो लिटरेचर था उसमें इन्होंने क्या करा, सेलिब्रेटेड द हीरोइज्म ऑफ
चार्लमैन एंड हिज पैलेटिन्स। चार्लमैन जो है एक बहुत बड़ा रूलर था, है ना, और इसने क्या करा था, ये रोम का भी एम्परर बना था बाद में, रोम का भी एम्परर बना था ये, और इसने लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया। यहाँ तक कि है ना, ये जो लोग थे ना, कौन, एंग्लो सेक्शंस, यानी कि जो बारबेरियंस, एग्जैक्टली अगर बोलें, क्योंकि ये बारबेरियंस को बहुत सारों को मार दिया इसने, जो लोग कन्वर्ट नहीं होना चाह रहे थे क्रिश्चियनिटी में। और ये कौन था, फ्रैंक, फ्रैंक रूलर, जो बाद में रोम का एम्परर बना, चार्लमैन, याद रखना, है ना। तो उसकी हीरोइज्म की बात होती है मैटर ऑफ फ्रांस में, और हिज पैलेटिन्स, या फिर वो लोग जो इसके बाद में आए, जो इसके फॉलोअर्स टाइप से थे, उनकी भी बात होती है। अब इस टाइप का जो लिटरेचर है उसमें जो फेमस एग्जाम्पल है, एक है रॉफ कोइलियर, ठीक है, रॉफ कोइलियर, और दूसरा है सर फेरुम्ब्रास, ठीक है, सर फेरुम्ब्रास। तो याद रखना मैटर ऑफ फ्रांस में आता है। अब जब ब्रिटेन है ना, तो जायज़ बात है कि ब्रिटिश लिटरेचर की बात होगी, है ना। तो ये क्या था, मैटर ऑफ ब्रिटेन के अंडर में कौन सा लिटरेचर था, आर्थुरियन रोमांसेस, आर्थुरियन रोमांसेस, है ना, और फिर हिज नाइट्स के, नाइट्स जो थे उनके बारे में रोमांस थे, ठीक है। अब एक फेमस एग्जाम्पल है, कौन, सर गेवेन एंड द ग्रीन नाइट, सर गेवेन एंड द ग्रीन नाइट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और माना जाता है कि इस टेक्स्ट को किसने लिखा, उसी ऑथर ने जिसने लिखा था दी पर्ल। दी पर्ल है ना, वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड का द ग्रेटेस्ट टेक्स्ट माना जाता है, मोस्ट ब्रिलियंट, है ना। तो ये याद रखना। तो बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स जैसे हैं मैटर ऑफ ब्रिटेन में, किंग हॉर्न, हेवेलॉक द डेन, गाय ऑफ वारविक, रिचार्ड कॉयर डी लियोन, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं लायामोन्स ब्रूट, ठीक है। तो लायामोन कौन था, यह था एक फेमस, ठीक है, कौन, एक पोएम थी लायामोन्स ब्रूट, ठीक है। लायामोन नाम का एक पोएट था, उसने लिखा लायामोन्स ब्रूट, है ना, जिसके अंदर किसकी बात होती है, आर्थुरियन लीजेंड्स की बात होती है एज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, है ना। तो यह लायामोन बोलता है कि जो आर्थर है वो रियल में हिस्टोरिकल फिगर है, और उसको हमें कंसिडर करना चाहिए, है ना। ये कब कंप्लीट हुई, लायामोन्स ब्रूट कंप्लीटेड बाय 1205, ठीक है। इट गिव्स द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट ब्रिटेन बिगिनिंग विथ एनियाज whose descendant ब्रूटस was supposed ancestor of ब्रिटेन। और यही लायमन्स जो ब्रूट है, इसी में बात होती है इसकी, पहली बार जब बात करेंगे लियर की, किंग लियर, ठीक है, और फिर आर्थर। अब ये किंग लियर कौन है, वही किंग लियर जिसके बाद में जो है ना, जिसके बारे में विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा था किंग लियर नाम से ही, है ना। किंग लियर किसने लिखा, विलियम शेक्सपियर ने। और लियर जो किंग है उसका पहला मेंशन हमको मिलता है लायामोन्स ब्रूट के अंदर, और इसी में हमको मिलता है आर्थर का मेंशन, जिसमें आर्थर को एज ए हिस्टोरिकल फिगर माना जाता है, ठीक है। अब इसी पीरियड में, एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ही एक और वर्क है, द ऑल एंड द नाइटिंगेल, द ऑल एंड द नाइटिंगेल। एग्जाम में पूछा जाता है कि द ऑल एंड द नाइटिंगेल का ऑथर कौन है ना। तो कौन है, एनोनिमस ऑथर, मतलब हमको पता नहीं है, अननोन या फिर एनोनिमस ऑथर, है ना। ये वर्क कब कंप्लीट हुआ था, 1220 में आया था ये वर्क, है ना।
द ऑल एंड द नाइटिंगेल। एनोनिमस ऑथर, कोई भी नॉन ऑथर नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन में है ना, ऑथर्स के नाम दे देंगे ऐसे कोई भी, और चौथा दे देंगे एनोनिमस ऑथर। तो आपको कहाँ पे टिक करना है? एनोनिमस ऑथर। ठीक है। तो उसके बाद जैसे हमने बात करी द पर्ल हो गया है ना, या फिर जो द प्योरिटी है ना, प्योरिटी करके एक वर्क था इसी पीरियड का। किस टाइप का था? डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक थीम। डाइडेक्टिक क्या होता है? जिसमें रिलीजियस टीचिंग होती है। रिलीजियस टीचिंग होती है, रिलीजियस या फिर मॉरल। जब टीचिंग की बात करेंगे ना तो हो जाएगा डाइडेक्टिक। तो जो प्योरिटी वर्क था वो किस टाइप का था? डाइडेक्टिक। ठीक है। और एक और वर्क था पेशेंस करके, है ना, ये भी किस टाइप का वर्क था? डाइडेक्टिक। तो इसी के साथ समाप्त होता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड और उसका लिटरेचर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कुछ रह गया हो, कोई डाउट हो तो पूछने से हेजिटेट ना करें, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक लेक्चर में, है ना। ठीक है।